हरे कृष्णा क्लास 10th वाले बच्चों। इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th की साइंस के चैप्टर 13 अवर एनवायरनमेंट के सभी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट आर द ट्रॉफिक लेवल्स, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ फूड चेन एंड स्टेट द डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स इन इट। यानी कि हमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ट्रॉफिक लेवल्स क्या होते हैं, और फिर ये बोला गया है कि हमें एक फूड चेन का एग्जांपल देना है, और उसमें क्या करना है, हमें जो अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स हैं तो उसी फूड चेन के एग्जांपल में हमें बताना है। यानी कि जो अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स हैं उन्हें उसी फूड चेन के एग्जांपल में लिखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आंसर लिखते हैं। द वेरियस स्टेजेस और लेवल्स ऑफ फूड चेन आर कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल्स। यानी कि किसी भी फूड चेन में जो वेरियस का अर्थ होता है विभिन्न, विभिन्न का अर्थ होता है अलग अलग। यानी कि फूड चेन में जो अलग अलग जो स्टेजेस और लेवल्स होते हैं तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, ट्रॉफिक लेवल्स कहते हैं। ठीक है, जो स्टेजेस और लेवल्स होते हैं फूड चेन में तो उनको समझते हैं पहले। तो किसी भी फूड चेन में सबसे पहले नंबर पर कौन होते हैं, तो पहले नंबर पर होते हैं प्रोड्यूसर्स, और दूसरे नंबर पर या फिर ये कह लो कि प्रोड्यूसर्स को कौन खाते हैं, तो हर्बीवोरस, और फिर तीसरे नंबर पर या फिर कह लो हर्बीवोरस को कौन खाते हैं, तो ओमनीवोरस। ठीक है, यानी कि जो फूड चेन होती है तो उसमें पहले लेवल पर होते हैं प्रोड्यूसर्स, या फिर कह लो पहले स्टेज पर होते हैं प्रोड्यूसर्स, और फिर दूसरे लेवल या फिर दूसरे स्टेज पर होते हैं हर्बीवोरस, और फिर तीसरे लेवल या फिर तीसरे स्टेज पर होते हैं कौन, ओमनीवोरस। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, किसी फूड चेन में स्टेजेस और लेवल्स होते हैं। ठीक है, अब हम इसी एग्जांपल से समझ लेते हैं कि ये जो ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं ये क्या होते हैं। तो हमने देखा अभी कि पहले लेवल पर फूड चेन में कौन होते हैं, प्रोड्यूसर्स, और हमने अभी ये भी देखा है कि जो फूड चेन में जो स्टेजेस और लेवल्स होते हैं तो उन्हीं को हम कहते हैं ट्रॉफिक लेवल्स कहते हैं। यानी कि फूड चेन में पहले नंबर पर होते हैं प्रोड्यूसर्स, तो पहले ट्रॉफिक लेवल्स पर कौन होते हैं, प्रोड्यूसर्स। ठीक है, और फिर हमने देखा अभी कि दूसरे नंबर पर कौन होते हैं फूड चेन में, दूसरे लेवल पर कौन होते हैं, हर्बीवोरस। यानी कि दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर कौन होते हैं, हर्बीवोरस। ठीक है, और फूड चेन में तीसरे नंबर या फिर कह लो तीसरे लेवल पर कौन होते हैं, तो ओमनीवोरस होते हैं। यानी कि फूड चेन में तीसरे ट्रॉफिक लेवल पर ओमनीवोरस होते हैं। यही होते हैं ट्रॉफिक लेवल्स। समझ में आ गया होगा कि ट्रॉफिक लेवल क्या होते हैं, और अभी हम एग्जाम्पल में और अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल ऑफ फूड चेन एंड डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स इन इट। यानी कि फूड चेन का एग्जाम्पल जिसमें कि जो अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स हैं वो हैं। ठीक है, लिखते हैं। फूड चेन में सबसे पहले नंबर पर आते हैं प्रोड्यूसर्स, जिसका एग्जाम्पल है ग्रास। ठीक है, अब ग्रास को या फिर कह लो प्रोड्यूसर्स को कौन खाते हैं, तो प्रोड्यूसर्स को खाते हैं हर्बीवोरस, जिसका एग्जाम्पल है गोट। गोट किसका एग्जाम्पल है, प्राइमरी कंज्यूमर्स का या फिर कह लो हर्बीवोरस का। ठीक है, हर्बीवोरस खाते हैं किसको, प्रोड्यूसर्स को, तो हमने गोट लिख दिया है। ठीक है, अब तीसरे नंबर पर कौन आते हैं, या फिर कह लो इनको कौन खाता है, हर्बीवोरस को, तो इनको खाते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स या फिर कह लो स्मॉल कार्निवोरस, जैसे कि कौन है एग्जाम्पल, फॉक्स। ठीक है, अब इनको कौन खाते हैं, तो इनको खाते हैं टर्टरी कंज्यूमर्स या फिर कह लो टॉप कार्निवोरस, जिसका एग्जाम्पल है लॉयन। यानी कि जो गोट होती है वो ग्रास को खाती है, जो फॉक्स होती है वो गोट को खाती है, और जो लॉयन होता है वो फॉक्स को खाता है। जैसे कि एक बार समझते हैं, जो प्राइमरी कंज्यूमर्स या फिर कह लो हर्बीवोरस होते हैं वो प्रोड्यूसर्स को खाते हैं, जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स या फिर कह लो स्मॉल कार्निवोरस होते हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर्स या फिर कह लो हर्बीवोरस को खाते हैं, और जो टर्टरी कंज्यूमर्स या फिर कह लो टॉप कार्निवोरस होते हैं वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स या फिर कह लो स्मॉल कार्निवोरस को खाते हैं। ठीक है, ये बन गई हमारी फूड चेन। अब बस सिंपल से हमें बताना है इसमें ट्रॉफिक लेवल्स। ठीक है, तो ट्रॉफिक लेवल्स को हम बताते हैं। ठीक है, तो हमने अभी देखा था कि जो फूड चेन में जो लेवल्स होते हैं और स्टेजेस होते हैं तो उन्हीं को तो हम ट्रॉफिक लेवल्स कहते हैं। यानी कि पहले नंबर पर कौन है, प्रोड्यूसर्स, तो ये क्या हो गए, पहले ट्रॉफिक लेवल पर हो गए। यानी कि पहला ट्रॉफिक लेवल कौन हो गए, प्रोड्यूसर्स, दूसरा ट्रॉफिक लेवल कौन हो गए, हर्बीवोरस, और तीसरे ट्रॉफिक लेवल पर कौन हो गए, स्मॉल कार्निवोरस या फिर कह लो सेकेंडरी कंज्यूमर्स, और चौथे ट्रॉफिक लेवल पर कौन हो गए, टर्टरी कंज्यूमर्स या फिर कह लो टॉप कार्निवोरस। ठीक है, तो ये हमने एग्जाम्पल भी लिख दिया है और ये भी बता दिया है कि ट्रॉफिक लेवल्स क्या होते हैं। इसी के साथ हमारा यह क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ डिकम्पोजर्स इन द इकोसिस्टम। यानी कि इकोसिस्टम के अंदर डिकम्पोजर्स का क्या रोल है, क्या भूमिका है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। आंसर लिखते हैं। द रोल ऑफ डिकम्पोजर्स इन द इकोसिस्टम। यानी कि इकोसिस्टम के अंदर डिकम्पोजर्स का रोल, इस तरीके से आप एक इंट्रोडक्टरी लाइन लिख सकते हो जो कि हमने लिख दी है। तो अब हम डिकम्पोजर्स का रोल लिखते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। ठीक है, decomposers keeps the environment clean by decompose the dead or decaying matter and waste products of organisms। यानी कि decomposers environment को clean यानी कि साफ रखते हैं, कैसे,
तो जो डेड और डिकेइंग मैटर यानी कि जो मरे या फिर कल सड़े गले जो पदार्थ होते हैं तो उनको, और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जीवों के वेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे कि जो एक्सक्रीशन और रिप्रोडक्शन के दौरान जो बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते हैं तो उनको, और जो सड़े गले या फिर कह लो जो मरे पदार्थ होते हैं तो उनको डिकम्पोज करके डिकम्पोजर्स एनवायरनमेंट को क्लीन यानी कि साफ रखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वो साफ रखते हैं एनवायरनमेंट को। कौन? डिकम्पोजर्स। आगे लिखते हैं, moreover they also provides nutrients for producers by convert complex organic substances into simple inorganic substances that go into the soil and which are used for nutrition by producers। यानी कि इसके अतिरिक्त मोरओवर डिकम्पोजर्स प्रोड्यूसर्स के लिए न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, यानी कि न्यूट्रिएंट्स उपलब्ध कराते हैं। कैसे उपलब्ध कराते हैं? तो डिकम्पोजर्स कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कि ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, इनमें वो कन्वर्ट कर देते हैं। और फिर ये जो सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं तो फिर ये सॉइल के अंदर यानी कि मिट्टी के अंदर चले जाते हैं और फिर प्रोड्यूसर्स के द्वारा ये न्यूट्रिशन के तौर पर यूज़ कर लिए जाते हैं, यानी कि इनका उपयोग कर लिया जाता है। किसका? सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का, जैसे कि ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। ठीक है, आगे लिखते हैं, इन दिस मैनर द डिकम्पोजर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इकोसिस्टम। यानी कि इस तरीके से इन दिस मैनर डिकम्पोजर्स इकोसिस्टम के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण रोल यानी कि एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, प्ले करते हैं। ठीक है, तो हमने इकोसिस्टम के अंदर डिकम्पोजर्स का रोल लिख दिया है। सो इसी के साथ हमारा यह क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। सो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन पढ़ते हैं, वाई आर सम सब्सटेंसेस बायोडिग्रेडेबल एंड सम नॉन बायोडिग्रेडेबल। यानी कि ऐसा क्या है कि कुछ सब्सटेंसेस यानी कि कुछ पदार्थ बायोडिग्रेडेबल होते हैं और कुछ नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ठीक है, इनके पीछे क्या कारण है कि कुछ सब्सटेंसेस बायोडिग्रेडेबल होते हैं और कुछ नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आंसर लिखते हैं, some substances are biodegradable and some non-biodegradable because some substances are organic like cotton, wood, etc. and easily decomposed by microorganisms. So these substances are biodegradable while some substances are inorganic or artificial like plastic, glass, etc. and not decomposed by microorganisms. So these substances are non-biodegradable। यानी कि कुछ सब्सटेंसेस बायोडिग्रेडेबल और कुछ नॉन बायोडिग्रेडेबल इसलिए होते हैं क्योंकि कुछ सब्सटेंसेस ऑर्गेनिक होते हैं यानी कि प्राकृतिक होते हैं। यहाँ पर ऑर्गेनिक से मतलब है प्राकृतिक होते हैं, मैन मेड नहीं होते हैं, केमिकल फ्री होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल है कॉटन, वुड, ये। ठीक है, और ये आसानी से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा जैसे कि फॉर एग्जांपल फंगी, बैक्टीरिया के द्वारा ये आसानी से डिकम्पोज हो जाते हैं, यानी कि ये सड़ गल कर मिट्टी में मिल जाते हैं। तो ये सब्सटेंसेस बायोडिग्रेडेबल होते हैं। जबकि कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो कि इनऑर्गेनिक होते हैं, यानी कि वो मैन मेड होते हैं, आर्टिफिशियल होते हैं, केमिकल से बने होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल है प्लास्टिक, ग्लास। ओके, और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि फॉर एग्जांपल है फंगी, बैक्टीरिया, तो इनके द्वारा ये डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं, यानी कि ये सड़ गल नहीं पाते हैं। तो ये सब्सटेंसेस नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि कुछ सब्सटेंसेस बायोडिग्रेडेबल और कुछ नॉन बायोडिग्रेडेबल इसलिए होते हैं क्योंकि कुछ सब्सटेंसेस तो ऑर्गेनिक होते हैं तो वे आसानी से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा डिकम्पोज हो जाते हैं, और कुछ सब्सटेंसेस इनऑर्गेनिक होते हैं, आर्टिफिशियल होते हैं, या फिर ये कह लो कि मैन मेड होते हैं। तो वे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा जैसे कि फंगी, बैक्टीरिया के द्वारा आसानी से डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं। सो इसी के साथ हमारा यह क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। सो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन पढ़ते हैं, गिव एनी टू वेज इन विच बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस वुड अफेक्ट द एनवायरनमेंट। यानी कि हमें ऐसे दो तरीके बताने हैं जिनमें कि बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस एनवायरनमेंट को अफेक्ट यानी कि प्रभावित करते हैं। ठीक है, अब वो एनवायरनमेंट को अच्छी वे में भी इफेक्ट कर सकते हैं, यानी कि वो अच्छी वे में भी प्रभावित कर सकते हैं और बुरी वे में भी प्रभावित कर सकते हैं, यानी कि हम दोनों लिख सकते हैं। सो ये क्वेश्चन में पूछा गया है। सो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अब आंसर लिखते हैं। Following are the two ways in which biodegradable substances would affect the environment। यानी कि निम्नलिखित ऐसे दो तरीके हैं जिनमें कि बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस एनवायरनमेंट को अफेक्ट यानी कि प्रभावित करते हैं। ठीक है, सो इस तरीके की आप एक इंट्रोडक्टरी लाइन लिख सकते हैं जो कि हमने लिख दी है। तो अब हम आगे आंसर लिखते हैं, यानी कि वो दो तरीके लिखते हैं जिनमें कि बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस एनवायरनमेंट को अफेक्ट यानी कि प्रभावित करते हैं। ठीक है, सो पहला तरीका है
When biodegradable substances are decomposed or mixed with soil by microorganisms, then are used for nutrition by producers. Thus, they help in maintaining the ecological balance. यानी कि जब biodegradable substances माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, जैसे कि फंगी बैक्टीरिया, तो इनके द्वारा डिकम्पोज या फिर ये कह लो सॉइल में मिल जाते हैं, यानी कि सॉइल में मिक्स हो जाते हैं, तो ये न्यूट्रिशन के तौर पर प्रोड्यूसर्स के द्वारा यूज़ कर लिए जाते हैं, यानी कि उपयोग में लाए जाते हैं। तो कैसे लाए जाते हैं समझते हैं, ठीक है। तो जब बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस डिकम्पोज नहीं होते हैं तो वे रहते हैं कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, यानी कि जैसे कि यह कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन एक्सेट्रा ये रहते हैं, ठीक है। और फिर जब वो डिकम्पोज या फिर कह लो सॉइल में मिल जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, तो फिर वे इस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एक्सेट्रा, तो वे इनसे कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जैसे कि फॉर एग्जांपल वाटर, हाइड्रोजन एक्सेट्रा, तो इनमें, ठीक है। तो फिर ये जो सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल है वाटर, हाइड्रोजन एक्सेट्रा, तो फिर ये क्या होते हैं, ये मिट्टी के अंदर चले जाते हैं और फिर ये प्रोड्यूसर्स के द्वारा न्यूट्रिशन के तौर पर यूज़ कर लिए जाते हैं, ठीक है। यानी कि बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस डिकम्पोज होने के बाद प्रोड्यूसर्स के द्वारा न्यूट्रिशन के तौर पर यूज़ कर लिए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाने में मदद करते हैं, बनाए रखने में मदद करते हैं, ठीक है। तो ये था पहला तरीका। तो अब हम दूसरा तरीका लिखते हैं। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस फाउल स्मेल व्हेन दे आर डिकम्पोजिंग और नॉट मैनेज्ड प्रॉपर्ली, थस इट काउजिंग एयर पोल्यूशन। यानी कि बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस जब डिकम्पोज हो रहे होते हैं या फिर कह लो जब उन्हें अच्छी तरह से उनको मैनेज नहीं किया जाता है, तब वे बहुत फाउल स्मेल यानी कि दुर्गंध को प्रोड्यूस करते हैं, और इस फाउल स्मेल यानी कि इस दुर्गंध के कारण बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस एयर पॉल्यूशन का कारण बनते हैं, यानी कि एयर पॉल्यूशन फैलाते हैं, ठीक है। तो ये था दूसरा तरीका जिसमें कि बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस एनवायरनमेंट को अफेक्ट यानी कि प्रभावित करते हैं। सो इसी के साथ हमारा यह क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। सो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन पढ़ते हैं। गिव एनी टू वेज इन विच नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस वुड अफेक्ट द एनवायरनमेंट। यानी कि हमें ऐसे दो तरीके बताने हैं जिनमें कि नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस एनवायरनमेंट को अफेक्ट यानी कि प्रभावित करते हैं, ठीक है। अब वो एनवायरनमेंट को अच्छी वे में भी प्रभावित कर सकते हैं और बुरी वे में भी प्रभावित कर सकते हैं, यानी कि हम दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। सो ये क्वेश्चन में बोला गया है। सो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अब आंसर लिखते हैं। Following are the two ways in which non-biodegradable substances would affect the environment। यानी कि निम्नलिखित ऐसे दो तरीके हैं जिनमें कि नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस एनवायरनमेंट को अफेक्ट यानी कि प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो अब हम वो दो तरीके लिखते हैं। सो पहला तरीका है, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस सिंपली परसिस्ट इन द एनवायरनमेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड पॉल्यूट द एनवायरनमेंट इन अ वेरी बैड मैनर एज दे नॉट डिकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस एनवायरनमेंट में ऐसे ही पड़े रहते हैं, बने रहते हैं और एनवायरनमेंट को बहुत बुरी तरीके से पॉल्यूट करते रहते हैं, यानी कि प्रदूषित करते रहते हैं, क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा डिकम्पोज नहीं होते हैं। तो बस ये एनवायरनमेंट में ऐसे ही बने रहते हैं और एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते रहते हैं, ठीक है। तो ये था पहला तरीका। दूसरा तरीका लिखते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज में हार्म द वेरियस मेंबर्स ऑफ द इकोसिस्टम सच एज प्रोड्यूसर्स, consumers and decomposers as they not decomposed by microorganisms, so they transferred from one trophic level to another trophic level in the food chain and create biological magnification। यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस जो इकोसिस्टम के जो विभिन्न मेंबर्स हैं, जो अलग अलग मेंबर्स हैं, तो उनको भी ये हार्म यानी कि हानि पहुंचा सकते हैं, जैसे कि हैं प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स। तो ये इनको भी हानि पहुंचा सकते हैं क्योंकि ये डिकम्पोज तो होते नहीं है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से। तो ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होते हैं, तो ये एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफ़र होते जाते हैं फूड चेन में और बायोलॉजिकल मैनिफिकेशन बनाते हैं फूड चेन में, ठीक है। कैसे बनाते हैं? तो ये फूड चेन में एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफ़र होते जाते हैं। तो इस तरह से ये बायोलॉजिकल मैनिफिकेशन बनाते हैं। कौन? नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, ठीक है। तो ये था दूसरा तरीका। सो इसी के साथ हमारा यह क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। सो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट इज ओजोन एंड हाउ डज इट अफेक्ट एनी इकोसिस्टम। यानी कि ओजोन क्या है और ये कैसे किसी भी इकोसिस्टम को अफेक्ट यानी कि प्रभावित करती है, ठीक है। सो ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। सो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अब आंसर लिखते हैं।
ओजोन इज एन एलोट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन, वन मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन फॉर्म्ड बाय 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि ओजोन जिसे हम O3 कहते हैं वो क्या एक एलोट्रॉप है ऑक्सीजन का जिसे हम O कहते हैं, ठीक है। अभी एलोट्रॉप क्या होता है तो इसे समझते हैं। तो जैसे कोई भी एक एलिमेंट है तो अगर वो डिफरेंट फॉर्म्स में यानी कि अलग अलग रूपों में अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है तो वो एलिमेंट जिन अलग अलग रूपों में जिन डिफरेंट फॉर्म्स में वो एग्जिस्ट कर रहा है तो उन्हीं अलग अलग रूपों को उन्हीं डिफरेंट फॉर्म्स को हम उस एलिमेंट की कहेंगे एलोट्रॉप्स कहेंगे, ठीक है। समझ में आ गया होंगे क्या होते हैं एलोट्रॉप। अगर नहीं है तो एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल है कार्बन, ठीक है। तो कार्बन से ही बना होता है क्या ग्रेफाइट, और कार्बन से ही बना होता है क्या डायमंड, ठीक है। लेकिन डायमंड कितना हार्ड होता है और जो ग्रेफाइट होता है वो डायमंड के कंपैरिजन में इतना हार्ड नहीं होता है, लेकिन वो बने एक ही एलिमेंट से है कार्बन से, ओके। यानी कि जो एलिमेंट है कार्बन वो दो अलग अलग रूप में वो एग्जिस्ट कर रहा है, पहला क्या ग्रेफाइट और दूसरा डायमंड, ठीक है। यानी कि ग्रेफाइट और डायमंड कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं, ठीक है। क्लियर हुआ कि ये एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, ओके। अब समझते हैं कि ऑक्सीजन का एलोट्रॉप ओजोन कैसे है, ठीक है। तो जो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो वो क्या होती है O2 होती है, यानी कि उस ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन या फिर कह सकते हैं डाई ऑक्सीजन या फिर कह सकते हैं डाई एटॉमिक ऑक्सीजन, ठीक है। तो उस ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल जब बनता है जब ऑक्सीजन के दो एटम मिलते हैं, ठीक है। और जो ओजोन होती है तो ओजोन का एक मॉलिक्यूल जब बनता है जब मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन यानी कि O2 का एक मॉलिक्यूल यूवी रेज के कांटेक्ट में आता है, यूवी रेज के संपर्क में आता है, तो वो ऑक्सीजन के दो अलग अलग एटम्स में टूट जाता है यूवी रेज के द्वारा, ठीक है। अब इनमें से कोई भी अगर एक एटम एक मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन यानी कि O2 के एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर जाता है, यानी कि उसके साथ अगर ये ऑक्सीजन का एक एटम जुड़ जाता है तो वो दोनों बना देते हैं क्या ओजोन का एक मॉलिक्यूल, ठीक है। तो किससे बनता है ओजोन का एक मॉलिक्यूल, तो O2 यानी कि मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल और O यानी कि ऑक्सीजन का एक एटम, इन दोनों के जुड़ने पर ओजोन का एक मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। यानी कि जो ओजोन है और जो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं जैसे कि हम मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन कह सकते हैं या डाई ऑक्सीजन कह सकते हैं, तो ये बने एक ही एलिमेंट से हैं ऑक्सीजन से, लेकिन ये कितने अलग हो जाते हैं कि जो ओजोन है वो क्या एक डेडली पॉइजन है और जो डाई ऑक्सीजन है यानी कि O2 तो वो जीवनदायिनी गैस बन जाती है और ये बने एक ही एलिमेंट से ऑक्सीजन से, यानी कि O3 जिसे हम कहते हैं ओजोन और O2, यानी कि जो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं वो दोनों क्या है ऑक्सीजन के क्या है एलोट्रॉप्स हैं, ठीक है। एलोट्रॉप्स है यानी कि ऑक्सीजन के दो अलग अलग रूप हैं डिफरेंट फॉर्म्स हैं, ठीक है। दोनों कौन O2 एंड O3, ओके। तो ये समझ में आ गया होगा कि ओजोन यानी कि O3 ऑक्सीजन का कैसे एलोट्रॉप है, ठीक है। एलोट्रॉप यानी कि उसी का एक रूप कैसे है, उसी का एक फॉर्म कैसे है, ओके। तो अब हम आगे समझते हैं ओजोन का एक मॉलिक्यूल जब बनता है जब ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल जुड़ते हैं, यानी कि ओजोन का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 3 एटम्स से बनता है, ओके। ये भी हमने अभी समझ के आए थे, अब हमने समझ लिया है, ओके। तो अब हमने ये लिख दिया है कि ओजोन क्या होती है, एक बार समझ लेते हैं। ओजोन क्या है, ओजोन ऑक्सीजन का एक एलोट्रॉप है, एलोट्रॉप यानी कि ऑक्सीजन का एक रूप है, उसका एक फॉर्म है ऑक्सीजन का, ओके। ओजोन का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 3 एटम्स से बनता है, ओके। तो हमें लिखने को बोला गया था ओजोन क्या होता है, तो हमने ये लिख दिया है। तो अब हम ये लिखेंगे कि ओजोन किसी भी इकोसिस्टम को कैसे अफेक्ट यानी कि प्रभावित करती है, ओके। सो लिखते हैं effect of ozone on any ecosystem. Ozone forms a layer in the upper atmosphere is called ozone layer. It shields the organisms of the earth from ultraviolet UV rays from the sun. These rays are highly damaging to organisms. For example, these rays cause skin cancer in humans. Thus, ozone affect to any ecosystem in a very good manner. यानी कि ओजोन अपर एटमॉस्फेयर यानी कि ऊपर की एटमॉस्फेयर में एक लेयर बनाती है जिसे हम क्या कहते हैं ओजोन लेयर कहते हैं। वो ओजोन लेयर सूर्य से निकलने वाली हार्मफुल अल्ट्रावायलेंट रेज से धरती पर रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं यानी कि जीव हैं उनकी रक्षा करती है, उन्हें शील्ड करती है, ओके। ये जो रेज होती हैं तो ये क्या होती हैं, ये हाईली डैमेजिंग होती हैं जीवों के लिए, यानी कि उनके लिए बहुत नुकसान पहुंचा सकती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स में इन रेज से स्किन कैंसर हो जाता है, ओके। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये अल्ट्रावायलेंट रेज हमारे लिए कितनी हार्मफुल हो सकती हैं, कितनी हाईली डैमेजिंग हो सकती हैं। और वहीं पर ये ओजोन लेयर इन हार्मफुल अल्ट्रावायलेंट रेज को धरती पर आने से रोकती है, यानी कितनी हेल्पफुल है ये हमारे लिए, हमें कितना बचाती है उनसे। यानी कि हम कह सकते हैं कि ओजोन किसी भी इकोसिस्टम को बहुत अच्छी तरह से इन अ वेरी गुड मैनर प्रभावित करती है, यानी कि उस पर अच्छे इफेक्ट डालती है, यानी कि उसके लिए हेल्पफुल है हर एक इकोसिस्टम के लिए, ठीक है।
सो इसी के साथ हमारा यह क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। सो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन पढ़ते हैं, हाउ कैन यू हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, गिव एनी टू मेथड्स। यानी कि वेस्ट डिस्पोजल की समस्या को कम करने में आप कैसे मदद कर सकते हो, इसके लिए आपको 2 तरीके बताने हैं। ठीक है, तो वेस्ट डिस्पोजल शब्द का अर्थ होता है अपशिष्ट निपटान, यानी कि वेस्ट से निपटना। तो वेस्ट बढ़ता जा रहा है, तो ये एक प्रॉब्लम बन गई है कि वेस्ट से निपटना। तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे कम करने में मदद कर सकते हो, तो इसके लिए हमें क्या बताने हैं, 2 तरीके बताने हैं। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। सो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अब आंसर लिखते हैं। फॉलोइंग आर द 2 मेथड्स शुड बी अडॉप्टेड टू रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। यानी कि निम्नलिखित ऐसे 2 मेथड्स हैं जिन्हें कि अडॉप्ट करना चाहिए, यानी कि अपनाना चाहिए वेस्ट डिस्पोजल की समस्या को कम करने के लिए। ठीक है, तो अब हम वो 2 तरीके लिखते हैं। सो पहला तरीका है बाय यूजिंग बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स मेड ऑफ पेपर क्लॉथ एक्सेट्रा सच एज पेपर बैग्स, पेपर कप्स एक्सेट्रा इन द प्लेस ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स मेड ऑफ प्लास्टिक ग्लास एक्सेट्रा सच एज पॉलीथीन, प्लास्टिक कप्स एक्सेट्रा। यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स जैसे कि फॉर एग्जांपल है प्लास्टिक ग्लास, तो इनसे बनी हुई चीज़ें जैसे कि ये पॉलीथीन, प्लास्टिक कप्स, तो इनकी जगह पर, इन चीज़ों की जगह पर हम क्या यूज़ कर सकते हैं, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स जैसे कि फॉर एग्जांपल है पेपर क्लॉथ, तो इनसे बनी हुई चीज़ें जैसे कि फॉर एग्जांपल है पेपर बैग्स, पेपर कप्स, तो ये यूज़ कर सकते हैं किसकी जगह पर, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से बनी हुई चीज़ों के स्थान पर। ठीक है, तो इससे हम वेस्ट डिस्पोजल की समस्या को कम करने में मदद कर सकते हैं। कैसे कम करने में मदद कर सकते हैं, तो ये समझते हैं। तो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स आसानी से क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, कुछ समय के बाद बहुत जल्द ही डिकम्पोज हो जाता है। लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स के साथ ऐसा नहीं होता है, वो मिलियंस ऑफ ईयर्स तक ऐसे ही पड़ा रहता है और एनवायरनमेंट को बहुत बुरी तरीके से क्या करता रहता है, पॉल्यूट करता रहता है। ठीक है, जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स होते हैं वो आसानी से डिकम्पोज होकर मिट्टी में चले जाते हैं, सड़ गल कर मिट्टी में चले जाते हैं और फिर प्रोड्यूसर्स के द्वारा यूज़ कर लिए जाते हैं। तो इस तरह से जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स है वो बहुत देर तक वेस्ट नहीं रहते हैं, फिर वो बन जाते हैं मैनर कंपोस्ट एक्सेट्रा, ये बन जाते हैं। ठीक है, लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स बहुत देर तक ऐसे ही पड़े रहते हैं और वेस्ट के फॉर्म में ऐसे ही बने रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स वेस्ट जनरेट नहीं करते हैं, वो वेस्ट तो जनरेट करते हैं, लेकिन उसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है कंपैरिजन टू नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। ठीक है, और वेस्ट में ज़्यादा नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स ही होता है, क्योंकि बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स तो डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स की जगह पर बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स यूज़ करेंगे तो क्या होगा, तो वो तो आसानी से डिकम्पोज हो जाएगा और उससे जो वेस्ट डिस्पोजल की समस्या है वो कम हो जाएगी, क्योंकि हमें उससे निपटने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से। तो वो क्या है, वो तो आसानी से अपने आप ही डिकम्पोज हो जाएगा, अपने आप ही वो सड़ गल कर मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल के साथ ऐसा नहीं है, वो मिलियंस ऑफ ईयर्स तक ऐसे ही वेस्ट के फॉर्म में पड़ा रहेगा और उससे निपटने में हमें बहुत 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 कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से हम नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स के स्थान पर बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स को यूज़ कर वेस्ट डिस्पोजल की समस्या को कम करने में मदद कर सकते हैं। सो ये था पहला तरीका इसका। सो दूसरा तरीका लिखते हैं, बाय रिड्यूसिंग रिसाइकलिंग और रीयूजिंग द वेस्ट। यानी कि वेस्ट को रिड्यूस करके, यानी कि कम करके, रिसाइकल अथवा रीयूज करके भी हम क्या कर सकते हैं, वेस्ट से निपटने वाली प्रॉब्लम को कम करने में मदद कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें ऐसे 2 मेथड्स लिखने को बोला था जिनसे कि वेस्ट डिस्पोजल की समस्या को कम करने में मदद की जा सकती है, तो हमने वो ऐसे 2 मेथड्स लिख दिए हैं। सो इसी के साथ हमारा यह क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। सो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।